राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश महामहिम राज्यपाल से की गई है। महामहिम राज्यपाल ने 11:30 बजे का समय मुझे मिलने के लिए दिया है और मैं अपने इस्तीफा के साथ महामहिम राज्यपाल से मिलूंगा और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि 2 वर्षों में राज्य सरकार ने जो प्रयत्न किया है विकास कार्यों के लिए आगे बढ़ाने का और राज्य के प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाते हुए कैसे विकास की दिशा में। इसके अलावा निर्दलीय तथा अन्य विधायकों की तादाद 7 है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो सोमवार शाम का ही वक्त था जब मेरे पीछे मौजूद जनपद होटल से एक 24 वर्षीय भारतीय लड़की निकलती है और इसी सड़क पर उसके साथ बदतमीजी होती है जब 4 विदेशी नागरिक अपने एम्बेसी की कार से उतर के उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करती है और वो लड़की बेतहाशा इसी जनपद रोड से भागते हुए पीछे दिख रहे दिल्ली पुलिस के बूथ पर पहुंचती है और दिल्ली पुलिस से लगाती है अपनी सुरक्षा की गुहार। शिकायत के अनुसार सोमवार शाम 24 साल की लड़की जनपद होटल के सामने की सड़क पर खड़ी हुई थी। उसी दौरान एक कार में सवार 4 युवकों ने लड़की को कार में खींचने की कोशिश करी। लड़की वहां से भागकर पुलिस बूथ पहुंची और युवकों की हरकत के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए लड़की की शिकायत पर एक्शन लिया और युवकों को कार में धर दबोचा। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार में सवार युवकों ने लड़की को कार में खींचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। इसमें से एक युवक यमन, 2 लीबिया और एक अल्जीरिया का नागरिक है। सोमवार शाम भले ही चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया हो, लेकिन मंगलवार रात तक सूरत बदल चुकी थी। 2 आरोपी यमन और अल्जीरिया के नागरिकों को डिप्लोमेटिक आधार पर ही रिहा कर दिया गया, जबकि लीबिया के दोनों आरोपियों को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में ही मिल गई थी जमानत। भड़काऊ भाषण देने के मामले में MIM यानी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। ओवैसी पर आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के निजामाबाद और आदिलाबाद में भड़काऊ भाषण दिए। ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ओवैसी पुलिस थाने नहीं पहुंचे। उनके वकील ने ओवैसी की खराब सेहत का हवाला देकर 4 दिन की मोहलत मांगी थी। बीमारी की दलील पर ही पुलिस ने ओवैसी का मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला किया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान ओवैसी के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ओवैसी की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अस्पताल से बाहर आए। अस्पताल से बाहर आते वक्त उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे उत्तर शती रजत जयंती समारोह का आज समापन हो गया। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। साथ ही प्रणब मुखर्जी ने ये भी कहा है कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उस देश में सभ्यता नहीं होती है। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे उत्तर शती रजत जयंती समारोह का आखिरी दिन प्रणब मुखर्जी समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, सांसद जया बच्चन और पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी खास मेहमान के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। विधान भवन में हुए इस आयोजन में राष्ट्रपति ने विधानसभा पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की उत्तर शती रजत जयंती समारोह में सदन में सभी दलों के खास नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर शती रजत जयंती समारोह में शामिल हुए सभी मेहमानों का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी के स्वर्णिम इतिहास को याद किया गया है। उन्होंने माना कि यूपी के विकास से ही देश का विकास भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करने की बात भी कही है। इस मौके पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी राजनीति के पुराने दिनों की चर्चा की। खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का हिस्सा रहे लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं का भी जिक्र किया गया। मुलायम ने इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक अनुभवी राजनीतिज्ञ बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के सबसे बड़े पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी गरीबी, बेरोजगारी, पक्षपात जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए पहल करेंगे, साथ ही किसानों के हित के लिए काम करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा है कि देश के राष्ट्रपति में विलक्षण क्षमता है।
साथ ही मुलायम ने ये भी कहा कि प्रणब मुखर्जी देश को एक नई दिशा देंगे। आयोजन में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी यूपी के सियासी सफर को बेहद अहम बता रहे हैं। उन्होंने माना कि देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। यही नहीं, कपिल सिब्बल ने ये भी कहा है कि बिना विवाद के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधान भवन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रणब मुखर्जी ने भी देश के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। प्रणब मुखर्जी ने सदन में अनुशासन को बहुत जरूरी बताया और कहा कि सदन में बहस जितनी कम होगी और हंगामा जितना ज्यादा होगा, उससे देश और जनता का उतना ही ज्यादा नुकसान भी होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास से ही देश का विकास होगा और हम सबको मिलकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका बनाए रखनी होगी। बीता साल 2012 भले ही प्रदेश के विकास के लिए कुछ खास नहीं रहा हो, लेकिन मंत्रियों की विदेश यात्राओं ने इस साल जमकर सुर्खियां बटोरी। चाहे आपदा हो या फिर हड़ताल, मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वे विदेश यात्राओं में जमकर शरीक हुए। स्थिति तो यह है कि कैबिनेट के ज्यादातर सदस्य विदेश यात्रा कर आए हैं मात्र 9 माह के कार्यकाल में। बाकी कुछ जाने को तैयार हैं। वहीं सरकार के अधिकारी भी कम नहीं हैं। राज्य में मार्च माह में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन दिसंबर तक कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री मुख्यमंत्री सहित विदेश यात्राओं का सुख भोग चुके हैं। भले ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति का रोना जमकर पूरे देश के सामने पीटा जा रहा हो, लेकिन मंत्रियों के विदेश दौरों में कटौती की जगह बढ़ोतरी जमकर हो रही है। मात्र 9 माह की सरकार में मुख्यमंत्री सहित 12 की कैबिनेट में से 8 लोग विदेश यात्राओं का मजा ले चुके हैं। शुरुआत परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने की और वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सत्र के बीच में ही रवाना हो गए और क्या सीख कर आए किसी को पता नहीं। इसके बाद प्रदेश की पर्यटन मंत्री अमृता रावत जॉर्डन के दौरे पर गई थी। वहीं जब प्रदेश में भयंकर आपदा थी तब भी प्रदेश के मंत्रियों का दिल नहीं पसीजा था और वे लंदन ओलंपिक देखने पहुंच गए थे। इसमें संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदय, स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, खाद्य मंत्री प्रीतम सिंह और खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल शामिल थे। वहीं कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने जापान का दौरा किया, जहां उन्हें जैविक खेती के कौन से गुण सीखे हैं वो अभी तक पता नहीं चला। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए थे। जाते जाते दिसंबर में स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने दुबई का दौरा भी कर लिया। तो मुझसे इतना प्रेम है कि मैं ऑक्सीजन लेता हूँ कहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो विपक्ष का प्रेम तो छोड़ दो आप। और थोड़ा सा राज्य में मेरा अनुरोध है कि हम लोग संकीर्ण भावनाओं से उठे और लार्जर इंटरेस्ट की बात करें और मुझे हर बात का जवाब देना जरूरी है। वहीं 2 मंत्रियों की साल 2013 शुरू होते ही विदेश जाने की तैयारी है, जिसमें कृषि मंत्री हरक सिंह रावत जर्मनी और परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सीएम की कैबिनेट के अलावा उनके विधायक भी विदेश दौरों को कर आए हैं। इसके अलावा विपक्षी भाजपा के विधायकों ने भी विदेश यात्रा का जमकर मजा लूटा है। कसाब, जी हाँ, जिसको याद करते ही आ जाता है आंखों के सामने 26/11 का वो खौफनाक मंजर। उसी कसाब के हाथों से लिखी हुई राष्ट्रपति को दया याचिका लगी है लखनऊ की उर्वशी के हाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम की रहने वाली उर्वशी शर्मा को 4 पंक्तियों की कसाब की वो दया याचिका हाथ लगी है जो उसने अपनी फांसी से पहले राष्ट्रपति को लिखी थी। जी हाँ, ये दया याचिका उर्वशी को दायर की गई जनहित याचिका के बाद मिली है, जहां इस पूरी चिट्ठी में कसाब ने राष्ट्रपति से साफ तौर पर यह कहा है कि उसे माफ कर दिया जाए और फांसी की सजा ना दी जाए। वहीं इस चिट्ठी को 4 लाइनों में पूरी तरह उर्दू में लिखा गया है और इस पूरी चिट्ठी में कई सारी गलतियां भी हैं। कसाब ने जहां इस चिट्ठी में लिखा है कि उसे फांसी ना दी जाए और जो उसने किया वो गलत किया, और उसने ये भी कहा है कि उसको माफ कर दिया जाए। हाँ, जैसा कि उर्दू भाषा मुझे पढ़नी नहीं आती है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी है उन्होंने बताया है कि उसमें कुछ जैसे शब्दों का हेरफेर है।
वही चीज मांगी थी कि ऐसे कौन से नियम है कि आप लाइन को तोड़ के अफजल कसाब की तो फाइनल कर देते हैं और जो और भी दर्दनाक अपराधी हैं तो उनकी मर्सी पिटीशन पे कोई भी निर्णय राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी को मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लेकिन इस जश्न के कारण आज दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल भाटी सैकड़ों गाड़ियों काफिले के साथ नोएडा पहुंचे, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसके चलते डीएनडी पूरी तरह जाम हो गया। आज नरेंद्र भाटी शक्ति प्रदर्शन के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर दिल्ली से नोएडा पहुंचे, जिस कारण टोल रोड पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और डीएनडी को पूरी तरह जाम कर दिया। आमतौर पर डीएनडी पर पैदल चलने की मनाही है, लेकिन बिना किसी नियम की परवाह किए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ टोल के रास्ते में सपा नेता नरेंद्र भाटी के स्वागत के लिए खड़ी दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में इतना डूब गए कि उन्होंने आम लोगों की सुविधा का भी जरा भी ख्याल नहीं किया और डीजे बैंड समेत कई गाड़ियों को रास्ते में रोककर डीएनडी फ्लाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। आम लोग जाम में कई घंटे तक फंसे रहे और बीच सड़क पर नोएडा से दिल्ली तक जाम लगा रहा। जाम में एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसी रहीं, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। यहां तक कि पुलिस ने भी समाजवादी पार्टी के बुलंद हौसले वाले कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाने में रुचि नहीं दिखाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में नरेंद्र भाटी को यूपी एग्रो निगम का चेयरमैन बनाया है, जिसको लेकर भाटी काफी खुश हैं और उनके समर्थक कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। लेकिन समर्थकों के उत्साह का खामियाजा आज आम लोगों को उठाना पड़ गया। उपनल संस्था में अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को नौकरी दिलाने को लेकर विधायक भीमलाल आर्य मंगलवार को भी सैनिक कल्याण मंत्री हरक सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठे रहे। हालांकि मंत्री हरक सिंह रावत ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी मानने को तैयार नहीं हुए और आंदोलन की घोषणा कर दी। सोमवार को रात 11 बजे तक विधायक भीमलाल आर्य ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर के बाहर धरना दिया। वहीं मंगलवार को फिर सुबह विधायक जी अपने समर्थकों के साथ मंत्री जी के आवास के बाहर डट गए। दोपहर 1 बजे के लगभग मंत्री हरक सिंह रावत भीमलाल से मिलने पहुंचे और उन्हें समझाने लगे, लेकिन भीमलाल आर्य ने मंत्री की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके अनुसार टिहरी के विधायक द्वारा घनसाली विधानसभा में उपनल के माध्यम से अपने लोगों को नौकरी पर लगाए हुए हैं, पहले उन्हें वहां से हटाया जाए, लेकिन विधायक की इस बात को मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री के अनुसार वे इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन धरना देकर अपनी बात को मनवाने की प्रथा गलत है। उनके अनुसार धरना देकर नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी नियम और कानून के आधार पर ही मिलेगी। बहरहाल अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधायक को मंत्री से भी ठीक आश्वासन नहीं मिल पाया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विधायक जी की मांग पूरी होती भी है या फिर उन्हें आंदोलन और तेज करने की जरूरत पड़ेगी। नोएडा के जीआईपी मॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इंजीनियरिंग के छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर आनन फानन में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शशांक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जीआईपी मॉल आया था। वह ग्रेटर नोएडा के एक निजी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सभी दोस्त मॉल घूम ही रहे थे कि अचानक शशांक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शशांक को कैलाश अस्पताल लेकर गई थी, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया। तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग में था पेशेंट, हमारे पास एज डेड आया था, मृत अवस्था में आया था। क्या बताया? सीवियर हेड इंजरी। क्या बताया था, किस तरह से? पेशेंट हमारे जीआईपी मॉल में ऊपर 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर से नीचे गिरे हुए हैं। फिलहाल पुलिस शशांक के दोस्तों से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाने में जुटी है कि आखिर शशांक ने यह कदम क्यों उठाया। बेगुनाही साबित करने के लिए एक दंपति को गर्म लोहे की सलाखें पकड़ने का तुगलकी फरमान सुनाया पंचायत ने। मऊरानीपुर के कंचनपुरा मऊ गांव में पंचायत ने एक अमानवीय फरमान सुनाते हुए पति पत्नी को अग्नि परीक्षा के लिए विवश कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया था। मामला पंचायत में पहुंचने पर पंचों ने दोनों को बेगुनाही साबित करने के लिए गर्म सलाखें हाथ में लेने का फरमान सुनाया। के अपराध के लिए गर्म लोहे की सलाखों को पकड़ने का फरमान जो उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया,
ये बहुत ही अमानवीय है और गैर कानूनी है। और जब वहाँ पुलिस मूक दर्शक बन गई खड़ी रही, निश्चित रूप से पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए थी और इस प्रकार के अपराध को रोक सकते थे। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से हरिद्वार की रुड़की में 4 महिलाओं